नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एकेडमिया पे। दोस्तों, हमने पिछले क्रम में क्षेत्रीय राज्यों के उदय के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने बंगाल और मैसूर राज्यों के बारे में जाना था। और अब जो हमारा लेक्चर है आज का, इसमें हम मराठा के बारे में जानेंगे, मराठा साम्राज्य के बारे में, किस तरह मुगल का पतन हुआ और मराठे स्ट्रांग होते गए। फिर आगे चलकर अंग्रेज कंपनियां जो है उन्होंने फिर मुगलों से संघर्ष हुआ, मुगलों मराठों से फिर जो है अंग्रेज कंपनियों का संघर्ष हुआ और फिर मराठों का कैसे पतन हुआ। इसके बारे में हम पूरे विस्तार से जानकारी लेंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठा साम्राज्य में सबसे जो उम्दा कैरेक्टर है या सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो है शिवाजी। शिवाजी ने ही शिवाजी के समय में ही अगर कहें मराठे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हुए, ताकतवर हुए और अपने शक्ति स्थापित की। अपने दम पर भारत पर शासन किया इन्होंने। अधिकांश क्षेत्रों पर इन्होंने शासन किया। मुगलों को इन्होंने मराठों में सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो है शिवाजी। हम शिवाजी के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं शिवाजी के बारे में। शिवाजी के बारे में देखते हैं, आइए विस्तार से। शिवाजी शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के सिवनेर किले में हुआ था। जो सिवनेर किला या सिवनेर दुर्ग है पूना में, यहाँ पर 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था। और शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। इनकी माता थी, उनका नाम था जीजाबाई। और इनके संरक्षक इनके दादा थे, जिनका नाम था कोंडदेव। कोंडदेव शिवाजी के दादा थे। इनके माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का और उनके संरक्षक यानी दादा जो थे कोंडदेव, उनका प्रभाव पड़ा हुआ था उनके व्यक्तित्व पर। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। रामदास ने शिवाजी को धर्म अध्यात्म संबंधित उनकी शिक्षा दी थी उनको, यानी उनके आध्यात्मिक गुरु जो थे वो कौन थे? रामदास थे। फिर शिवाजी ने धीरे धीरे जैसे जैसे वो वयस्क हुए, धीरे धीरे इन्होंने अलग अलग दुर्गों पर, किलों पर अधिकार करके अपनी ताकत बढ़ाई। और फिर 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी ने क्या किया, उनकी जैसे जैसे वो स्ट्रांग होते गए, उनकी शक्ति बढ़ती गई, उन्होंने अलग अलग किलों पे कब्जा करना शुरू किया। और फिर आगे चलकर 1656 ईस्वी में इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। रायगढ़ किले को फतह किया, फिर उसको अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का उदय हुआ था। मराठा शक्ति का अगर उदय का पूछा जाए कब हुआ, तो ऐसे सन नहीं, अगर शताब्दी पूछा जाए तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध जो होता है किसी सन के आधे वर्ष को बताता है, यानी कि हम इसको 1650 बोलेंगे या 50 के आगे। मराठों का जो उदय हुआ वो शिवाजी के नेतृत्व में हुआ। मराठे तो पहले से भी थे, लेकिन शिवाजी के नेतृत्व में स्ट्रांग होकर उभरे और इन्होंने मुगल को भी जो है इन्होंने क्या बोलते हैं उनको टक्कर दी, अंग्रेजों को टक्कर दी, सभी को इन्होंने टक्कर दी। फिर शिवाजी का विवाह सालबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का विवाह। शिवाजी ने दरबार में अपने मराठी को एक भाषा के रूप में स्वीकार किया, दरबारी भाषा के रूप में, जिसकी लिपि जो थी वो थी मोढ़ी लिपि। ये मोढ़ी लिपि से प्रश्न आए हुए हैं कि शिवाजी की लिपि कौन सी थी या मराठों की लिपि कौन सी थी, तो वो थी मोढ़ी लिपि। ठीक है। और भाषा कौन थी? दरबारी भाषा इनकी मराठी भाषा, जो आज भी महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो मराठी बड़े लेवल पर बोली जाती है। वहाँ की आम बोलचाल की भाषा मराठी ही है आज भी। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह 1659 ईस्वी में अफजल खां को शिवाजी को नेतृत्व करने भेजा, परंतु शिवाजी ने उसे मार दिया और इस युद्ध को सलहार का युद्ध कहते हैं। बीजापुर जो है, बीजापुर के उस समय शासक थे अली आदिल शाह। इन्होंने शिवाजी की शक्ति जब बढ़ रही थी, इन्होंने उसको नियंत्रित करने के लिए, उनको रोकने के लिए 1659 ईस्वी में एक अफजल खां को, अपने सिपाही को भेजा शिवाजी को रोकने के लिए, लेकिन शिवाजी ने उसे मार दिया। और ये जो युद्ध हुआ था इसको कहते हैं सलहार का युद्ध। इसी तरह औरंगजेब द्वारा भेजे गए शाइस्ता खां को भी शिवाजी ने भगा दिया। ये इसको आप सुधार करेंगे। ये सलहार का युद्ध जो है इन्होंने मुगलों से किया था, और शिवाजी का मुगलों से जो पहला युद्ध था वो सलहार का ही युद्ध था, यानी औरंगजेब के समय में। पुनः औरंगजेब ने जब 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा, राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने पर विवश किया, जिसमें शिवाजी के काफ़ी दुर्ग मुगलों के पास चले गए। क्या हुआ? पहले औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा, शिवाजी ने उसे भगा दिया। फिर औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में जो राजा जयसिंह थे इनको शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा,
राजा जयसिंह ने क्या किया, शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया। इन्होंने युद्ध नहीं किया, इनको विवश किया कि आप ये संधि करें, और शिवाजी ने उनकी बातों में आकर इस संधि को स्वीकार किया। शिवाजी के कुछ किले वो और दुर्ग जो है मुगलों के पास चले गए। फिर शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में और 1679 ईस्वी में लूटा। शिवाजी को 1666 ईस्वी में उनके पुत्र संभाजी के साथ आगरा के जयपुर भवन में नजरबंद किया गया, परंतु वे वहां से भाग निकले। दरअसल हुआ क्या था, जब 1665 ईस्वी में ये जो संधि हुआ था, पुरंदर की संधि, जो कि बहुत फेमस है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 में हुई थी। किन के बीच हुई थी, शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी, औरंगजेब के निर्देश पर यह हुआ था। तो इस संधि के बाद शिवाजी जय सिंह के साथ मुगल दरबार में गए, औरंगजेब के दरबार में, लेकिन औरंगजेब ने उनको क्या किया, गिरफ्तार करवा लिया और उनको कालकोठरी में बंद कर दिया। फिर भी शिवाजी वहां से बहुत जल्द भाग निकले। 1677 में क्या हुआ कि कर्नाटका अभियान शिवाजी का महत्वपूर्ण अभियान था। इसके बाद 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में, रायगढ़ वही महाराष्ट्र वाला जिसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि धारण की। ये छत्रपति की उपाधि किसकी थी, तो शिवाजी की थी। जब ये शासक बने, इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया, तो इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। तो शिवाजी ने जो है अपना राज्याभिषेक कब कराया, 1674 ईस्वी में, और छत्रपति की उपाधि धारण की। छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी के शासक बनने के ज़्यादा दिनों तक वो शासक नहीं रह सके और 6 साल बाद ही उनकी 1680 ईस्वी में मृत्यु हो गई। शिवाजी की कर व्यवस्था जो थी, वो उन्होंने जो कर व्यवस्था अपनाया था भू राजस्व के लिए या अपने राजस्व के लिए, ताकि राज्य को चलाया जा सके पैसे से, तो इन्होंने जो कर व्यवस्था अपनाया था वो मलिक अंबर जो थे, इनकी कर व्यवस्था पर आधारित था ये। और भूमि मापन के लिए काठी यानी कि जरीब बोलते हैं और मानक छड़ी का प्रयोग किया गया। जैसे आज हम लोग लगी का प्रयोग करते हैं, वैसे ही काठी यानी जरीब और मानक छड़ी का प्रयोग किया था शिवाजी ने। शिवाजी के प्रशासन की मुख्य विशेषता थी अष्टप्रधान, यानी उनके 8 प्रमुख मंत्री। अष्टप्रधान यानी कि जैसे आज के मंत्री परिषद होते हैं, उस तरीके से शिवाजी के मंत्री परिषद थे ये अष्टप्रधान, 8 मंत्री। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है कि अष्टप्रधान किनके दरबार में थे, तो ये शिवाजी के दरबार में थे। अष्टप्रधान देखते हैं शिवाजी के कौन कौन थे, तो पेशवा जो थे ये प्रधानमंत्री थे। बाद में इनका दबदबा बढ़ा और मराठा साम्राज्य को फिर इन्होंने अपने अंदर किया। मराठा साम्राज्य कई वर्षों तक इनके अंदर फिर चला हुआ था। मजूमदार ये अमात्य थे, अमात्य को मंत्री भी बोलते हैं, ये वित्त और राजस्व मंत्री थे शिवाजी के। दबीर जो था इसको सुमंत कहते हैं, सुमंत जो कि एक विदेश मंत्री था। चिटनीस या सूरनवीस ये सामान्य पत्र व्यवहार था, जो पत्रों का माध्यम से जो है एक दूसरे को परिचित करते या अपने संदेश भेजते हैं, वो था। फिर वाक्यानवीस ये राज दरबार की प्रतिदिन की खबर रखता था, ये गृह मंत्री भी होता था वाक्यानवीस। सर नौबत ये सेनापति था शिवाजी के दरबार में, और सैन्य गतिविधियाँ जितनी भी होती थी वो सारे सर नौबत के अंतर्गत होती थी सैनिक गतिविधि। इसके अलावा पंडित राव जो थे वो धर्म और दान मामलों के प्रधान थे। धर्म का कार्यों के लिए और जो दान संबंधित कार्य होते थे वो पंडित राव करते थे। और न्यायाधीश जो थे वो न्याय विभाग का प्रबंधक था। आज भी न्यायाधीश जो है वो न्याय का काम करता है। इसमें हम 4 इंपॉर्टेंट हैं जिसको मैं बता देता हूँ। पेशवा सबसे पहले जरूरी है, फिर मजूमदार, दबीस, वाक्यानवीस और सर नौबत। ये जो है 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे डायरेक्ट प्रश्न भी बने हुए कि दबीर यानी सुबंत कौन थे शिवाजी के दरबार में, इनसे किस आज के जो है वो किससे संबंधित है आज के हिसाब से, तो वो विदेश मंत्री थे दबीर या सुमंत। फिर वाक्यानवीस, तो ये वाक्यानवीस क्या करते थे, राज दरबार के दिन भर की प्रतिदिन की खबरें रखते थे। और सर नौबत सेनापति था। पेशवा तो प्रधानमंत्री, ये तो आपको याद ही होगा। फिर मजूमदार जो था ये अमात्य था, जो कि वित्त और राजस्व मंत्री था शिवाजी के दरबार में। शिवाजी की आर्थिक स्थिति को देखते हैं तो शिवाजी ने भू राजस्व के लिए पूरे राज्य को 16 इकाइयों में बांटा था। पूरे मराठा साम्राज्य दक्षिण पश्चिम के जितने क्षेत्रों में फैला हुआ था उसको इन्होंने 16 भागों में बांटा हुआ था अपने भू राजस्व की प्राप्ति के लिए। जैसे आज भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, उसी तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र को जितने दूर में उनका शासन था उसको बांटा था 16 इकाइयों में, यानी 16 भागों या 16 क्षेत्र भी कह सकते हैं, जिला कह सकते हैं। फिर शिवाजी का आय का जो मुख्य साधन था वो था चौथ। अब चौथ क्या होता है, तो चौथ जो है हर साल वसूल किया जाता था और यह 1/4 भाग होता था। यह कर उन मराठा सरदारों द्वारा लिया जाता था जो शिवाजी के प्रत्यक्ष शासन के अधीन नहीं थे
बल्कि स्वायत्त स्थिति में थे, यह एक प्रकार का सुरक्षा राजस्व था। दरअसल ये जो कर था चौथ, वो ये था कि जो मराठा साम्राज्य थे, मराठा साम्राज्य के अंदर में जो क्षेत्र आते थे या जो स्वायत्त राज्य थे, उनसे ये कर लिया जाता था। तो ये कर कितना था, तो जो वो स्वायत्त राज्य है उनकी टोटल इनकम थी उसका 1/4, यानी मान लीजिए वो 100 रुपये कमाते हैं तो उसका 25% जो है 25 रुपये उसमें से वो शिवाजी को देंगे। ये उसका 1/4 होता था जो स्वायत्त राज्य थे शिवाजी के अंदर में। फिर आय का दूसरा मुख्य साधन था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी में क्या होता था कि यह राज्य की 1/10 भाग होता था। राज्य की जो टोटल राजस्व होती थी, मान लीजिए राज्य ने जो है 100 रुपये कमाया तो उसका 1/10 भाग यानी 10 रुपये जो शिवाजी को देगा। यह किस लिए दी जाती थी, तो मराठा सरदारों से प्रमुख सरदार के रूप में वसूला जाता था। अब शिवाजी क्या थे, बहुत सारे मराठा सरदार थे, उनमें से एक सरदार शिवाजी थे, उन सब के हेड बन गए। तो हेड बन गए तो उसके लिए जो है अपनी पद, अपनी स्थिति, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए शिवाजी ने चौथ वसूला या ये सरदेशमुखी वसूला, ताकि उनकी जो है सब में दबदबा बना रहे कि वो उन सभी में प्रमुख है। तो इसके लिए इन्होंने सरदेशमुखी अपनाया और ये 1/10 भाग होता था जो राजे थे उनकी आय के स्रोत का, ये उनकी कुल आय का। फिर शिवाजी ने पैदावार का, जो फसल उपजती थी उसका 33% इन्होंने लगान के रूप में लिया। आगे चलकर इन्होंने जो स्थानीय कर थी उन सभी को ख़त्म कर दिया और इन सब को ख़त्म करने के बाद जो ये पैदावार के पर लगान होता था इसको 40% तक वसूलने लगे। फिर एक और प्रथा थी सरंजामी प्रथा। ये सरंजामी प्रथा शिवाजी ने जागीरदारों को निर्वहन के लिए दिया जाता था। शिवाजी के दरबार में जो जागीरदार रहते थे उनको अपने जीवन यापन के लिए सरंजामी प्रथा शुरू की गई थी, उनको दिया जाता था। शिवाजी के नियमित जो घुड़सवार सैनिक थे उनको पागा या बरगीर, एवं जो अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे उनको सिलादार कहा जाता था। अस्थायी यानी कि जब जरूरत है उस समय घुड़सवार सैनिक रख लिए, उनको कहते थे सिलादार। और नियमित जो कि हमेशा रहते थे शिवाजी के साथ, हमेशा उनके साथ बने रहते थे, मतलब कभी एक समय में उनकी नियुक्ति हुई तो हमेशा चलते रहेंगे वो, जैसे आज आर्मी है अपना उस तरीके से। तो वो जो थे वो थे पागा या बारगीर। लेकिन अस्थायी घुड़सवार सैनिक क्या थे, आज अभी युद्ध होने वाली है तो उसके हिसाब से जो भर्ती की जाएगी वो हो जाएंगे अस्थायी, मतलब जब जरूरत है उसके हिसाब से। ठीक है दोस्तों, हमने जो शिवाजी के बारे में पीछे अभी जितना भी जाना है वो सब केवल स्पेसिफिक शिवाजी के बारे में, और ज़्यादातर परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं वो स्पेसिफिक शिवाजी से ही बनते हैं। लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है और उनके आगे भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। जैसे आगे में जो प्रश्न बनते हैं वो इससे बन रहे हैं कि उनके जो वंशज है उनके क्रम को सजाने के लिए दिया जा रहा है, वंशज जिन्हें जो युद्ध लड़े वो दिया जा रहा है, फिर आंग्ल और मराठों के बीच जो युद्ध हुए, जो संघर्ष हुए, उसके बारे में प्रश्न दिया जा रहा है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे ताकि हमारा कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। तो शिवाजी के बाद उनके बड़े बेटे जिनका नाम था सांबाजी, जिनको औरंगजेब ने कैद कर लिया था, वो आज़ाद हुए औरंगजेब की कैद से और वो फिर शासक बने 1680 से 1689 तक। फिर शिवाजी का जो ये बड़े बेटे के बाद उनका छोटा बेटा थे राजा राम, वो शासक बने 1689 से 1700 ईस्वी तक। इनके एक शासन काल में ही सतारा को इन्होंने अपनी दूसरी नई राजधानी बनाई थी। अच्छा, आप कमेंट करेंगे कि शिवाजी की राजधानी कौन सी थी या मराठों की पहली राजधानी कौन सी थी। दूसरी राजधानी तो यहाँ पे है, मैंने पहले आपको बताया है पिछली स्लाइड में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कमेंट करेंगे। फिर जो ये राजा राम थे, इनके बाद राजा राम का बेटा जो शिवाजी के छोटे बेटे थे, इनका बेटा शिवाजी द्वितीय हुआ और ये शासक बना। दरअसल जब ये शासक बना था केवल 4 साल का था, तो 4 साल का था, इनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी राजा राम की। तो इनकी जो माँ थी उन्होंने इनकी संरक्षिका के रूप में काम किया, यानी शासक के तौर पर ये घोषित हो गया लेकिन सारे डिसीजन वो लेती थी। उनकी माता का नाम था ताराबाई। फिर असल क्या हुआ, ये ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय जो कि 4 साल के थे उनको शासक घोषित कर दिया और शासन को अपने अंतर्गत ले लिया। लेकिन जो शिवाजी के बड़े बेटे थे सांबाजी, उनके बेटे थे साहू। तो साहू जी ने क्या किया, वो चाहते थे शासक बना और फिर उन्होंने ये ताराबाई के साथ युद्ध किया और ये युद्ध जो हुआ वो खेड़ा का युद्ध हुआ 1707 ईस्वी में। और फिर ताराबाई की हार हुई, साहू जी विजय हुए और साहू ने फिर अपना शासन प्रारंभ किया। तो साहू जब विजय हुए तो उसमें उनका साथ दिया था पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने। तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने साथ दिया तो फिर साहू जी ने, छत्रपति साहू जी ने पेशवा नियुक्त किया ये बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के रूप में अपने दरबार में नियुक्त किया। और बालाजी विश्वनाथ ने मराठा प्रशासन को सरल और कारगर बनाने का फिर कार्य किया। आगे
बालाजी विश्वनाथ के बाद फिर साहू जी ने पेशवा बनाया बाजीराव प्रथम को। 1720 से 1740 तक ये रहे थे और साहू जी ने ही इन्हें नियुक्त किया था। और बाजीराव मस्तानी जो फिल्म भी आई थी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की, ये इन्हीं से संबंधित है, पेशवा बाजीराव प्रथम से। आगे फिर दिल्ली पर मराठों का पहला आक्रमण हुआ। मराठों ने इतने ताकतवर हो गए मराठे कि इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया, मुगल पर ही आक्रमण किया इन्होंने 1720 से 40 में बाजीराव प्रथम के समय में। फिर पालखेड़ा का युद्ध, ये भी बाजीराव प्रथम के समय में ही हुआ। बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव, जिनका फेमस नाम था नाना साहब के नाम से ये प्रसिद्ध थे, ये शासक बने। जब ये शासक बने तो पेशवा का पद जो था वो पैतृक हो गया। पैतृक हो गया यानी कि पहले जो था नियुक्त होते थे, अब है क्या कि इनके अगले वंशज जो है वो होंगे, वो पेशवा बन जाएंगे। तो इस तरीके से पैतृक पद हो गया, अगले के अगले अगले के इनके वंशज पैतृक बनते जाएंगे। शासक जो छत्रपति है वो नियुक्त नहीं करेगा। इसके अलावा एक और चीज़ क्या हुआ कि मराठा शक्ति अब छत्रपति के हाथों से निकलकर पेशवा के हाथों में चला गया। यानी अब पेशवा इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया कि जो शिवाजी के वंशज थे, जो छत्रपति थे, वो अब साइड हो गए, उनको अब हटा दिया गया। अब पेशवा जो है वो मेन लाइन में आ गए, वो फ्रंट लाइन में वो शासक बन गए। फिर 1750 ईस्वी का संगोली का संधि हुआ। इससे ये मान्य भी हो गया कि अब पेशवा जो है वो मराठा साम्राज्य को चलाएंगे या उसका शासन करेंगे। अब छत्रपति केवल महलों के महापौर बन के रह गए बालाजी बाजीराव ये नाना साहब के समय से। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये नाना साहब यानी बालाजी बाजीराव के समय में ही हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। किन के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। युद्ध का कारण क्या था? मराठा जो है इतने ताकतवर हो गए कि इन्होंने दिल्ली पर भी आक्रमण किया, मुगलों पर। इसके अलावा इन्होंने पंजाब में शासक था लाहौर से, युद्ध का कारण जो था लाहौर से मराठों द्वारा तैमूर शाह को निष्कासित करना। उस समय लाहौर जो है वहाँ पे तैमूर शाह का बेटा था। उस समय लाहौर में जो है वो अहमद शाह अब्दाली का बेटा तैमूर शाह का शासन था, वहाँ का शासक था तैमूर शाह। अहमद शाह अब्दाली ने उससे शासक बनाया था वहाँ का। तो इन्होंने क्या किया, उसको निष्कासित कर दिया, उसके गद्दी से हटा दिया और उसको मरवा दिया। तो इसी के बदला लेने के लिए पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने फिर भारत पर आक्रमण किया और मराठों के साथ इनका युद्ध हुआ। मराठों का नेतृत्व इस युद्ध में सदाशिव भाव ने किया था। मराठों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व जो सदाशिव भाव ने किया था। मराठा हार गए इस युद्ध में। और हारने का उनका कारण क्या था? क्योंकि सदाशिव भाव जो थे ये अदूरदर्शी शासक थे। इनको अपने में घमंड था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं उनको अहमद शाह अब्दाली को हरा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहुत क्षेत्रीय राजा भी इनके समय में जो थे वो खुश नहीं थे। कारण क्या हुआ? कारण क्या था? एक और महत्वपूर्ण कारण है कि मराठी जो थे वो गुरिल्ला युद्ध पत्ति में पारंगत थे। यानी छिप कर वार करने का जो पत्ती होता है वो होता है गुरिल्ला युद्ध पत्ती, इसमें ये पारंगत थे। लेकिन ये सदाशिव भाव ने क्या किया, मैदान में आ गए युद्ध करने और अहमद शाह अब्दाली और मराठे पानीपत जो क्षेत्र है वहाँ पे कई दिनों तक आमने सामने खड़े रह गए। ये आमने सामने वार भी पारंगत नहीं थे, गुरिल्ला वार पारंगत थे। ये इनकी एक गलती हुई, एक भूल थी। पंडित काशीराज जो थे उन्होंने इस युद्ध को आंखों देखा था। इनका नाम याद कर लेंगे, पंडित काशीराज का, यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। फिर आगे क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली के बारे में देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली जो था एक अफगानी लुटेरा था। पानीपत का तीसरा युद्ध इसके और मराठे के बीच ही हुआ था। तो ये एक अफगानी लुटेरा था और 1757 में भी इसने दिल्ली, आगरा, मथुरा में भयंकर लूटपाट की थी और रक्तपात की थी। वहाँ पे काफ़ी लोगों को मारा था और लूटपाट किया था इसने। पानीपत के युद्ध के बाद इसने आलमगीर द्वितीय जो था उसको सम्राट बनाया, इमादुल मुल्क को वजीर बनाया और नजीब खान जिसका नाम था नजीबुद्दौला, जिसको रोहेला सरदार भी था, ये एक रोहेला सरदार था नजीबुद्दौला, इसे मीर बख्शी और अपना एजेंट बनाकर भारत से चला गया अहमद शाह अब्दाली। अब मराठों की जो शक्ति है वो छीन हो गई थी, लेकिन आगे फिर मराठे फिर उभरते हैं, फिर स्ट्रांग होते हैं। अब मराठों में जो है पेशवा में उनका अगला जो सरदार बना या शासक बना वो हुआ माधवराव 1761 से नाना साहब के बाद, नाना साहब के समय में तीसरा जो है ये पानीपत का युद्ध हुआ था, उसके बाद माधवराव फिर शासक बने। माधवराव शासक रहे 1761 से 1772 तक। इनकी आकस्मिक मौत हो गई 1772 में। 1772 में फिर क्या हुआ, नारायण राव शासक बने। ये क्रम आप देखते जाएंगे कौन कौन शासक बनते जा रहे हैं, किसके बाद कौन शासक बन रहे हैं, ठीक है। 1772 में फिर नारायण राव शासक बने।
नारायण राव जब शासक बने उस समय रघुनाथ राव, जिनको हम राघवा के नाम से भी जानते हैं, ये गद्दी के आकांक्षी थे। ये चाहते थे इनको शासन मिले, ये राजा बने। तो इन्होंने क्या किया, नारायण राव को जहर दे दिया। फिर नारायण राव की मृत्यु हो गई। तो नारायण राव की मृत्यु के बाद ये शासक बनना चाहते थे, लेकिन इनके अरमानों पर पानी फिर गया। कैसे पानी फिर गया, तो उस समय नाना फडणवीस जो इनके दरबार में थे, नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया, इनके सहयोग से एक वारा भाई परिषद का गठन हुआ। वारा भाई परिषद के गठन में डिसीजन लिया गया अगले शासक कौन बनेंगे, तो वो माधवराव द्वितीय को अगला शासक बना दिया गया और राघवा के मंसूबों पर फिर पानी फिर गया। इन्होंने जहर दिया और नारायण राव को मार दिया, लेकिन फिर भी शासक नहीं बन सके। यहीं से ये माधवराव द्वितीय जो है ये शासक कैसे बने, वारा भाई परिषद से। वारा भाई परिषद में नाना फडणवीस महादजी सिंधिया के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। ये एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि वारा भाई परिषद का उदय किसके शासन काल में हुआ था, तो किसके शासन काल में हुआ था, माधवराय द्वितीय के काल में। आगे फिर 1775 ईस्वी में सूरत की संधि हुई। दरअसल क्या हुआ, अब राघवा शासक नहीं बन सके, तो अब राघवा क्या करते, तो वो अंग्रेजों से जाके मिल गए। अब अंग्रेजों से मिल गए तो अंग्रेजों से इन्होंने मिला तो सूरत का संधि किया 1775 ईस्वी में गद्दी को लेकर के। और सूरत की संधि से पहला आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया। उन्होंने संधि किया, फिर अंग्रेजों ने मराठों से युद्ध शुरू कर दिया। अब ये जब युद्ध हुआ 1772 से 85 ईस्वी तक चला। सालबाई की संधि से कोई निर्णय नहीं निकला, दोनों बराबर थे, दोनों शक्ति समान थी। तो फिर सालबाई की संधि से युद्ध के विराम हो गया। युद्ध विराम के बाद 20 साल तक की शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो 20 साल तक कोई युद्ध नहीं हुआ। आगे फिर 1802 के बाद युद्ध हुए थे। फिर जो अगले शासक बने वो बने बाजीराव द्वितीय। जब बाजीराव द्वितीय शासक बने तो ये अदूरदर्शी थे, मतलब इनका कोई ज्ञान का अनुभव नहीं, कोई इनको फ्यूचर आगे क्या होगा ये कुछ पता नहीं। ये अपने ही शासन के, अपने ही क्षेत्र के जो राज थे उनको लड़ाने लगे। ये इन्होंने सिंधिया और होलकर को आपस में लड़ाया। आगे फिर 1802 ईस्वी में बसिन की संधि हुई। ये अंग्रेजों और मराठा पेशवा जो थे उनके बीच बसिन की संधि हुई थी 1802 में। और इसमें पेशवा ने क्या किया, अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। अब अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली, यानी अंग्रेज जो कहेंगे करने के लिए वही अब मराठा करेंगे, पेशवा करेंगे। तो ये एक बड़ी भूल थी स्वीकार करने की। इसके बाद दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ये सर्वोच्चता स्वीकार करने के बाद अंग्रेज। और इस युद्ध में 1803 से 1805 तक चला था। मराठों ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि मराठे कमज़ोर हो चुके थे, तो फिर उनको सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी। एक प्रश्न यहाँ से मैं फिर पूछता हूँ, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, मैसूर के वीडियो में, कि सहायक संधि कौन लेकर आए थे, इसका आप कमेंट में जवाब देंगे। तो मराठों को फिर सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी। और सहायक संधि ये कौन सी संधि स्वीकार करनी पड़ी, इस संधि का नाम था देवगांव संधि। आगे सहायक संधि को मराठों के अंदर जो और भी क्षेत्र थे उन्होंने सभी ने स्वीकार किया। तो पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर, ये PBSH ये क्रम याद रखेंगे, इनका क्रम पूछा जाता है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या है, तो PBSH यानी पेशवा, भोसले, सिंधिया और होलकर। 1803 से 5 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। फिर 1803 से 5 में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। आगे फिर तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 18 में। इसमें अंग्रेज विजयी रहे और इसमें गवर्नर जनरल जो था अंग्रेजों का वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस युद्ध के बाद मराठों की शक्ति पूरी तरीके से छीन हो गई, पूरी तरीके से मराठों की शक्ति अब समाप्त हो गई और अंग्रेजों पे जो मराठा साम्राज्य था उस पर अब अंग्रेजों का कब्जा हो गया। आगे कुछ नोट्स है वो देखते हैं। ताराबाई के बारे में है, ताराबाई के बारे में कुछ जानकारी है। जैसे छत्रपति राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। ताराबाई ने जो है ये शिवाजी द्वितीय 4 साल के थे, इनकी ये संरक्षिका थी, इनकी देखभाल, या शिवाजी द्वितीय शासक थे तो ये उनके सारे निर्णय लेती थी शासन प्रशासन के, क्योंकि वो अव्यस्त थे, केवल 4 साल के बालक थे वो। मुगलों से संघर्ष किया था ताराबाई ने। औरंगजेब के अंतिम समय में ये ताराबाई जो थी इन्होंने मुगलों से भी संघर्ष किया और मुगलों के कई किलों पर जो है इन्होंने कब्जा भी किया। रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़, ये सब किले जो है इन्होंने मुगलों से जीता भी ताराबाई ने। ये हमारा मराठा का जो है सारी जानकारी हमने ले लिया, ये अब हमारा खत्म होता है। आगे हम इस पर कुछ प्रश्न देखते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत चौथ, जजिया, जकात, सरदेशमुखी क्या था, इन सभी में ये देखेंगे।
अगला प्रश्न है, चौथ क्या था? औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, या पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। आगे है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन, इनमें से कोई नहीं। फिर शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? 1625, 1671, 1626, 1675, 1627, 1661, 1627 और 1674। शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? चंपानेर, जावली, जिंजी और सीवनेर। आगे, मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पेशवा राज्यपत्र व्यवहार, सुमंत विदेश संबंधी मामले, सचिव महलों परगनों का हिसाब और अमात्य युद्ध नीति। ये 4 ऑप्शन है, इनमें कौन सा युग्म सुमेलित है ये आपको बताना है। ये मैंने जो मंत्री परिषद पढ़ाई शिवाजी की, यानी अष्टप्रधान जो थे उनसे ये प्रश्न है, इनका मिलान करना किसके कार्य जो है वो सही है। फिर शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया था? पुरंदर, जिंजी, पूरा और चाकन। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? चित्तौड़, पुणे, पुरंदर और तोरना। आगे, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? अमात्य, सुमंत, सर-ए-नौबत, सचिव। शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? पंडित राव, पेशवा, मंत्री और अमात्य। धन्यवाद। आप इन प्रश्नों को करेंगे और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। इनका आंसर फिर मैं आपको दे दूंगा। और आपसे आग्रह है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने अधिक से अधिक हो सके आप इसे शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और मैं फिर अपने वीडियो को कंटिन्यू कर सकूं। आपके लिए नित्य लगातार जो है और मेहनत कराऊँ और मेहनत से वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद, नमस्कार।